जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द मौक मस्ती चैनल। इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की टेस्ट नंबर 46 लेकर आए हैं। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो देखिए, अणुव्रत सिद्धांत जो है ये जैन धर्म में था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अणुव्रत सिद्धांत जो था वो श्रावकों के लिए था, तथा एक और सिद्धांत था महाव्रत सिद्धांत था, और वो ऋषि मुनियों के लिए था। और अणुव्रत तथा महाव्रत ये दोनों ही सिद्धांतों का प्रतिपादन जैन धर्म में था। अगला क्वेश्चन है, अशोक की धम्म नीतियों का मूल मंत्र या सिद्धांत था। तो अशोक की जो धम्म नीति थी उसका मूल मंत्र या मूल सिद्धांत था संयम। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अशोक की जो धम्म नीति का मूल मंत्र या मूल सिद्धांत था वो था संयम। और ये 261 BC में कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपनाया था। और जब 261 में उसने कलिंग पर आक्रमण किया था तो उस समय कलिंग के राजा थे अनंत पद्मनाभ। और कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है। कलिंग जो है वर्तमान राज्य उड़ीसा में है। और अशोक के कुल अभिलेखों की बात करें तो 14 है। महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किसे मिली थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डेविड थोरो। महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा जो थे वो डेविड थोरो से मिली थी। क्वेश्चन आएगा कि सविनय अवज्ञा का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने कब किया था। तो सविनय अवज्ञा का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 में किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सातवाहन। सातवाहन वंश के जो शासक थे वो ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी। और सातवाहन वंश जो थे इसके संस्थापक थे शिमुख। इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। और सातवाहन वंश जो है एक प्रथा लाए थे, सामंतवादी प्रथा। इसमें सेनापति को भूमि दान दिया जाता था। और ये सातवाहन वंश जो है वो मातृसत्तात्मक वंश थी। अगला बात करें गुप्त का, तो गुप्त के संस्थापक है श्रीगुप्त। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। देखिए, गीत गोविंद का लेखक हो जाएंगे जयदेव, ए का 2 होगा। और उसके बाद ललित विग्रह राज जो है इसके लेखक हो जाएंगे सोमदेव, 4 के 3 होगा। और कपूर मंजरी जो है इसके लेखक हैं राजशेखर। तो बच गया एक पवन दूत, तो पवन दूत के लेखक हो जाएंगे धोई। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन बी होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को शाही दरवेश कहते थे। तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को शाही दरवेश कहते थे। तो इसका आंसर होगा नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी। यह मुगल वंश का एक शासक था। और इसे बोला जाता है कि यह टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इसका आंसर होगा नसीरुद्दीन महमूद। क्वेश्चन आएगा कि टोपी सिलकर मुगल का कौन सा शासक ऐसा था जो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। तो आंसर होगा नसीरुद्दीन महमूद। इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। और यह गुलाम वंश से संबंधित था। इसने तुर्क के चिहलगानी पद्धति शुरू की थी। तुर्क के चिहलगानी या दल चालीसा। बलबन की बात करें तो यह रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। इसने सिजदा प्रथा, पैबोस प्रथा तथा नवरोज उत्सव स्टार्ट किया था। और इसने तुर्क के चिहलगानी जो दल चालीसा था उसका अंत किया था। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वो कौन था। तो इसका आंसर होगा काशीराज पंडित, ऑप्शन डी, काशीराज पंडित। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। और यह अफ़गान और मराठा के बीच में हुई थी। अफ़गान का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था। और पानीपत की द्वितीय युद्ध था वो 1556 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। वहीं पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुई थी। हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या किस मुगल शासक के समय थी। तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या थी
और हिंदू सेनापतियों की भी संख्या सर्वाधिक औरंगजेब के समय में ही थी। त्रिपक्षीय संघर्ष में किस शासक ने कनौज पर विजय के बाद उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष जो था वो कनौज किले के हुआ था पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच। और धर्मपाल की बात करें तो धर्मपाल जो है इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। माउंट सेमेरू किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। माउंट सेमेरू जो है वो इंडोनेशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में कोलोराडो जो है वो किस भूभाग के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, कोलोराडो जो है वो एक पठारी हिस्सा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रैंड कैनियन के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? कमला, सोन, बागमती नहीं होगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा ये भी नहीं होगा, गंडक, कर्मनाशा, घाघरा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। गंडक जो है, गंडक, कर्मनाशा और घाघरा ये तीनों ही गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और गंडक जो है वो पटना में आके गंगा में मिलती है। वहीं कर्मनाशा की बात करें तो कर्मनाशा कैमूर में, और घाघरा जो है वो छपरा में आके गंगा नदी से मिलती है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थल अवरुद्ध देश है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो लैंड लॉक कंट्री है वो है लाओस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। दक्षिण पूर्व एशियान जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय जकार्ता में है। इसके कुल वर्तमान में सदस्य 11 है और 11वां सदस्य जो है वो है तिमोर लेस्टे। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है? तो सवाना का जो है सर्वाधिक विस्तार वो है अफ्रीका में। आंसर होगा ऑप्शन ए। वहीं दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की घास का मैदान है वेल्स। और भारत में बात किया जाए तो भारत में मर्ग है जम्मू कश्मीर की, और बुग्याल तथा प्यार उत्तराखंड में है, और शोला जो है वो दक्षिण भारत में है। दक्षिणी अमेरिका में है पंपास तथा उत्तरी अमेरिका में है प्रेरीज। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा कार्पेथियन जो पर्वत है वो राइन नदी के किनारे स्थित है। और राइन नदी जो है वो जर्मनी की एक व्यापारिक नदी है। पेरेनिस पर्वत जो है वो फ्रांस तथा स्पेन की सीमा पर स्थित है। और एपीनाइन पर्वत जो है, एपीनाइन पर्वत इटली में है। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट वन ये भी जर्मनी में ही है। भारत के ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता थे? तो भारत का ध्वज गीत क्या है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और इसके रचयिता है श्यामलाल गुप्ता। आंसर होगा ऑप्शन सी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो ध्वज गीत है इसको पहली बार गाया गया था 1924 में। वहीं ऑप्शन ए बोले रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन भारत का जो राष्ट्रगान है उसकी रचना की है। और इसे पहली बार कलकत्ता के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित बिशन नारायण धर। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो इन्होंने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है वंदे मातरम को। और 1896 के जो कलकत्ता अधिवेशन था उस दौरान इसको पहली बार गाया गया है, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह शयानी। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? हरा ग्रह अरुण सही है, छल्लेदार ग्रह शनि ये भी सही है, लाल ग्रह मंगल ये भी सही है, प्रातः तथा संध्या तारा बुध नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुध नहीं होगा, ये शुक्र होगा। शुक्र को प्रातः तथा भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? तो देखिए, भारत में जो है मानसून जो है सबसे पहले आता है केरल के तट पर, और ये होगा ऑप्शन के अनुसार पश्चिमी तट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सबसे पहले केरल के तट पे आता है, और अरब सागर से पानी, मतलब कि केरल के तट पे आता है तो पानी कहाँ से उठाता है क्वेश्चन आएगा, तो ये अरब सागर से पानी लेता है। और ये लौटते समय तमिलनाडु के तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा करता है, जो कि बंगाल की खाड़ी से पानी लाकर तमिलनाडु के तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा करता है। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZS की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चाइना। SEZ जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी स्थापना चाइना देश के तर्ज पर की गई है इंडिया में। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है? तो डायमंड रिंग की घटना जो होती है वो सूर्य ग्रहण के टाइम पे ही होती है, लेकिन ऑप्शन देखना पड़ेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में नहीं, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में नहीं, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय केवल परिधीय क्षेत्रों की समग्रता निशान के साथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी।
सूर्य ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। इसमें क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी के बीच नहीं पहुंच पाता है, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। वहीं चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। चंद्रमा का तो अपना प्रकाश होता नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो उस दिन क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुँच पाती, क्योंकि बीच में पृथ्वी आ जाता है। तो सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पहुंचती है, बीच में पृथ्वी आ जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आने से जो ग्रहण बनता है वो चंद्र ग्रहण बनता है, और ये अमावस्या के दिन घटित होता है। स्वेज नहर ने किस दो स्थलों या महाद्वीप के मध्य की दूरी को कम किया है? तो इसका आंसर होगा यूरोप और दक्षिणी एशिया। ऑप्शन ए होगा। स्वेज नहर जो है वो यूरोप और दक्षिण एशिया की जो दूरी है उसको कम किया है, और स्वेज नहर भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ता है। इसका निर्माण स्पेन और फ्रांस ने मिलकर किया था, किंतु वर्तमान में इस पे मिस्र का अधिकार है। इस स्वेज नहर को सबसे पहले 1869 ईस्वी में निर्माण किया गया, और इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया। स्वेज नहर में 2 पोर्ट है, एक पोर्ट है पोर्ट सईद और दूसरा है पोर्ट सुएज। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो परशुराम कुंड मेला जो है इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर का कार्य ये होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब एक नई लोकसभा गठित की जाती है, संसद चुने जाते हैं, तो लोकसभा के सदस्यों की जब तक शपथ नहीं होती है तब तक एक लोकसभा के चलाने के लिए एक अस्थायी तौर पे स्पीकर का चयन किया जाता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। तो इसका कार्य होता है लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना, और उसके बाद ये प्रोटेम स्पीकर को हटा दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है सदस्यों का शपथ दिलाना। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? देखिए, हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची है, और प्रथम अनुसूची में ही बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ है। तो अगर नए राज्य का सृजन किया जाएगा तो प्रथम अनुसूची में ही संशोधन करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रथम अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है ये बोला गया है, दूसरे अनुसूची में वेतन है, और तीसरा में शपथ है, और 5वीं अनुसूची जो है वो कुछ 4 स्टेट से रिलेटेड है, 4 स्टेट में विशेष वर्गों के शासन से। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और प्रस्तावना जो है उद्देशिका प्रस्ताव, इसको सबसे पहले पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और इस पर आखिरी रूप से मतलब इसको स्वीकृत किया गया था, साइन किया गया था 22 जनवरी 1947 को। और संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो शब्द है ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? तो देखिए, भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन जो है पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर होगा ऑप्शन बी। और उसके बाद जो अगली बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उस दिन से संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक अंतःकरण की चर्चा है, और इसमें जो हिंदू शब्द दिया गया है वो बौद्ध, जैन, सिख के लिए दिया गया है, किंतु पारसी के लिए नहीं दिया गया है। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, इसकी चर्चा हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और हमारे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल। अभी तक कुल 8 उप प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुके हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता है, और 20 में है दोष सिद्धि से संरक्षण, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, और अनुच्छेद 22 में है कि जो जिस व्यक्ति को बंदी बनाया जाएगा उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में सबमिट करने का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। गिरफ्तारी से जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 22 में है। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु
शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नागरिकता पे जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो उसको बनाने के लिए जो सक्षम अथॉरिटी है वो है संसद। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय तथा हाईकोर्ट उच्च न्यायालय को दी गई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में वो अमेरिका से लिया गया है और कुल मौलिक अधिकारों की संख्या संविधान में 7 थी किंतु वर्तमान में 6 है। एक थी संपत्ति का अधिकार जिसे हमारे संविधान के अनुच्छेद 31 के क में था, उसको वहाँ से हटाकर 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है और ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया है। और वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक शिक्षा व संस्कृति तथा आखिरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो भारत में जो जितने भी यूटी हैं उनका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन है। देखिए, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी यहाँ के जो शासक होते हैं उनको उपराज्यपाल कहा जाता है और चंडीगढ़ के जो शासक है उसको आयुक्त बोलते हैं तथा लक्षद्वीप और अंडमान के शासक को प्रशासक बोला जाता है। सोनार प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? तो सोनार जो है प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है कैसे? तो दूषित भोजन और जल से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त 2014 से घोषित किया गया है और पोलियो मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाई गई थी, पल्स पोलियो अभियान। ये 1995 से चलाई गई थी जिसका नारा था 2 बूंद जिंदगी का और ये 5 वर्ष से छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती थी। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो इंसुलिन में जस्ता मौजूद होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है। तो सेब जो होता है वो पोटेशियम का बहुत बड़ा स्रोत होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल पोटेशियम। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लौंग में यूजिनॉल तेल पाया जाता है। लौंग में जो तेल है वो यूजिनॉल पाया जाता है और लौंग जो है वो कली से प्राप्त की जाती है। यूरिया का संश्लेषण होता है। तो यूरिया का संश्लेषण यकृत से होता है, लीवर से होता है। वहीं मूत्र का जो होता है, मूत्र का संश्लेषण वृक्क से होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में एजोला, अल्फाल्फा, नाइट्रोजन को छोड़ के सभी प्रयुक्त है। इसका आंसर होगा 1, 2, 3 ऑप्शन डी। जैव उर्वरक के रूप में एजोला का भी प्रयोग होता है, नील हरित शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं इसका भी प्रयोग होता है और अल्फाल्फा का भी यूज होता है। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्जेनोमीटर का जो प्रयोग है वो वृद्धि दर मापने में किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री की जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली थी। नहीं मिली थी। इस आंदोलन को व्यापारिक समर्थन मिली थी। हाँ, ये सही है। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, ये भी सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन सी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। 1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में और उसके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। और क्वेश्चन में पूछ रहा है तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मदत्त, ऑप्शन सी। वहीं बिहार में बात करें तो बिहार में 1940 में भी 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। तो उसमें प्रथम सत्याग्रही थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और दूसरे सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को माना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी।
इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में झंडा मतलब विदेशी धरती पे पहली बार झंडा फहराने का जो क्रेडिट है इन्हीं को जाता है। इन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में झंडा फहराया था। निम्नलिखित में से किस रियासत पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा नहीं किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर। ग्वालियर एक ऐसी मतलब कि राज्य थी जहां पर अंग्रेजों के द्वारा कब्जा नहीं किया गया था। अंग्रेजों पर जो कब्जा करने का मुख्य क्या बोलते हैं अभियान था वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद नीति, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। बिहार में पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो बिहार में पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। बिहार में 50% है। वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 33% किया गया है और ये 126वां विधेयक के तहत किया गया है। नारी बंधन एक्ट 106वां अधिनियम, जिसे नारी बंधन अधिनियम बोला जाता है, और विधेयक बोलें तो 126वां होगा। मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा सही है? तो मुद्रास्फीति में क्या होती है? महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ जाती है तो बाजार में तरलता घट जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बॉन्ड जारी होता है सरकार के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण के अचानक गायब हो जाने के परिणाम निम्नलिखित में से क्या होगा? तो अचानक गायब हो जाने का परिणाम ये होगा कि जो वजन है वो शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान तो चेंज होता नहीं है, तो द्रव्यमान वही रहेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अन्य तत्वों के साथ आयनिक बंधन बनाने की सबसे अधिक संभावना रखता है? तो सर्वाधिक जो आयनिक बंधन वाला विद्युत आयनिक बंधन वाला तत्व है वो है क्लोरीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एक भारी तीखी विषैली गैस आसानी से संघनित होकर एक रंगहीन तरल पदार्थ में बदल जाती है, तो यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। SO2 को जब H2O से अभिक्रिया कराते हैं तो H2SO4 का निर्माण होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस पौधे की आयु निर्धारित करने की विधि के रूप में जाना जाता है? तो पौधे की आयु निर्धारित करने की विधि है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें एक पेड़ के जो तना है उस तना को काटने पे उसमें जितनी वलय होती है उसको काउंट करके उसकी आयु निकाली जाती है। वायु तापमान में वृद्धि वायु की जलवाष्प को अवशोषित करने की क्षमता को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो जलवाष्प जो है वो भी तेज़ी से उड़ने लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उसमें भी वृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन बी। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होगा? तो उसका वेग शून्य होता है। आंसर होगा ऑप्शन सी। धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफ़ी का कप किस विधि से ठंडा होगा? तो ये धातु के टेबल पे है तो चालन भी होगा, संवहन भी होगा, विकिरण तो होगा और वाष्पीकरण भी होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः बनी होती है। CNG जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है, और ये जो है मीथेन की मतलब इसका मुख्य घटक मीथेन होता है, और मीथेन बायोगैस का भी मुख्य घटक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मीथेन से बनी होती है। वहीं LPG की बात करें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उसमें ब्यूटेन तथा प्रोपेन होता है। और सिगरेट लाइटर की बात करें तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन होता है। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वो है, तो जो आसानी से सरलता से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है वो धातु है एल्यूमिनियम। आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है इसको जीवाणुओं के द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता, जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो जो टैनरी है आधुनिक चर्म शोधन उद्योग, उसमें भारी धातु के रूप में पाई जाती है क्रोमियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमियम पाई जाती है जो कि काफ़ी विषैली होती है। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का जो कार्य था
वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसके टाइम में रेलवे शुरू किया गया था, डाक संचार शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो डेजर्ट फॉक्स जनरल रोमेल को कहा जाता है, ऑप्शन डी। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है वो वुड डिस्पैच की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद ये अस्तित्व में आया था। और वुड डिस्पैच जो है वो शिक्षा से रिलेटेड है, इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है और ये 1854 में आई थी। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? जिया तरंग आंदोलन जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। जिया तरंग आंदोलन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित संधियों को काल क्रमानुसार रखिए। तो अमृतसर की संधि जो है वो अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी। वहीं बेसिन की संधि 1802 में, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में और शालाबाई की संधि हुई थी 1782 में। तो 4-3-2-1 हो जाएगा, 4-3-4-3-2-1, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगस्टस। अगस्टस जो है इसके काल को रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है और इसने स्वयं को रोमन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया था। इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन 1919 ईस्वी में मुसोलिनी के द्वारा किया गया था। इटली में फासिस्ट पार्टी चल रही थी, वहीं जर्मनी में नाजी पार्टी चल रही थी, नाजीवाद, जिसका जो गठनकर्ता था वो हिटलर था और फासिस्ट पार्टी का गठनकर्ता मुसोलिनी था। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? तो रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन लेनिन ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और वहीं एक लाल सेना नाम का एक संगठन था, लाल सेना, जिसका गठन किया था ट्रोट्स्की ने। समाज में धन की वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन बी होगा, प्रतिगामी नहीं होगा, प्रगतिशील होगा। जितना कमाइए उतना टैक्स दीजिए, प्रगतिशील कर। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, तो इसमें संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण हो जाएगा कच्चे माल की कमी। कच्चे माल की कमी से क्या होता है? उद्योगों में परिवर्तन होता है और उसी दौरान संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, तो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय जो होती है वो उत्पादन कार्यों का जोगफल होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है, तो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जो है वो किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे बेस्ट मापदंड है। निम्नलिखित में से कौन सा काली मुद्रा का अर्थ है? काली मुद्रा ब्लैक मनी, या मतलब जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा गिल्ट एज्ड बाजार से संबंधित है? तो गिल्ट एज्ड बाजार से संबंधित है जैसा कि हो जाएगा आपका शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। मेजा बांध का निर्माण कहाँ हुआ है? तो मेजा बांध का निर्माण हुआ है राजस्थान में कोठारी नदी पर। आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किस में बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? बहुपतित्व की प्रथा जो है वो एक तो टोडा होगा जो नीलगिरी में पाई जाती है, और एक होगा जौनसारी जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है। तो 3 और 4 ऑप्शन हो जाएगा सी। गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? तो गरिया उत्सव जो है वो त्रिपुरा में मनाई जाती है। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो जम्मू से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है और यह टोटल इसकी कुल लंबाई है 1412 किलोमीटर। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन जो है वो कोलकाता में है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो जामनगर में है। जामनगर और अंकलेश्वर ये गुजरात में है। वहीं नूनमाटी जो है वो नूनमाटी असम में है और ट्रामे महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिकरण, हिमाचल प्रदेश ठीक है। ज्वालामुखी जो है ये गर्म जल स्रोत है। मणिकरण जल स्रोत हिमाचल प्रदेश सही है। ज्वालामुखी जल स्रोत जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
अनहोनी होगी मध्य प्रदेश, तप्त पानी उड़ीसा। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो मक्का है। मक्का को सालों भर बोई जाती है। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो केली गोपाल जो है वो असम की लोक नृत्य शैली है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो बिहार से भाग लिया था फणींद्रनाथ घोष। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बात करें तो इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो बच्चों के द्वारा जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है लोगो, ऑप्शन सी। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो भारत का पहला डिजिटल गांव जो है वो है अकोदरा, ये गुजरात में है। अकोदरा जो है गुजरात का, ये भारत का पहला डिजिटल गांव है। सुप्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ये तंजावुर में है, तमिलनाडु, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं हैं? तो हमारे जो भारतीय मुद्रा है करेंसी उसमें कुल 17 भाषाएं प्रिंट की गई है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को किस कैलेंडर के रूप में माना जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है और इसे 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किया गया था। हम्पी में स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो हम्पी में जो स्मारक का समूह है वो हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह बनाया था जिसे आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है और यह 1975 में इसे प्रक्षेपित किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया को ये मुंबई में है, इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है और ये जॉर्ज व्हिटेट के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। यूनाइटेड नेशनल पार्टी और फ्रीडम पार्टी ये किस देश की प्रमुख राजनीतिक दल है? तो ये श्रीलंका की प्रमुख पार्टी है, फ्रीडम पार्टी और यूनाइटेड नेशनल पार्टी। उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुचेता कृपलानी। ये जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और विजयलक्ष्मी पंडित जो थी वो संयुक्त राष्ट्र में प्रथम महिला महासचिव थी। किस शहर को सिटी ऑफ सात पहाड़ियों का शहर कहा जाता है? तो सात पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है और यह इटली की राजधानी है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल, फिर उसके बाद में है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल में है, फिर आयन मंडल और फिर उसके बाद बहिर्मंडल। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है BOD के द्वारा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1982 में हुआ था। और पहली बार रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो ईरान में हुआ था। रामसर ईरान का एक जगह है, शहर है, वहीं से आर्द्र भूमियों के संरक्षण के बारे में पहली बार सम्मेलन की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो है वो जापान नहीं खेलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मिनोस है? डेनिस द मिनोस जो है वो आंद्रे अगासी का उपनाम है। क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? क्यू जो है वो बिलियर्ड से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? तो घोड़बंदर किला जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।